अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। जियो पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वाइड और बहुत डीप सब्जेक्ट है। और इसमें ऐसा है कि आप अगर जितने भी डिटेल्स किसी भी मामले के ऐड करते चले जाते हैं तो आपका जियो पॉलिटिक्स उतनी रिच होती चली जाती है। और अगर आप चाहें तो इसी सब्जेक्ट के अंदर आप एक बहुत ही जनरलाइज और बहुत ही सिंपल किस्म की ग्लोबल पिक्चर भी अपने लिए बना सकते हो और ऐसे कुछ थंब रूल्स अपने लिए वहाँ से अखज़ कर सकते हो जिनकी मदद से आप अपने फ्यूचर का तयन कर सकते हो। सो आज के दौर में हम किस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हम चल रहे हैं, इसका अब हम आज एक ओवरव्यू लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दूंगी और उसके बाद एक कॉन्टेम्प्रेरी हमारे क्या सिचुएशन है उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर टू, या आप कह लें कि जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, दोनों एक ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने जो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स थी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको टोटली चेंज कर दिया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू से पहले की जो पॉलिटिक्स थी वो एम्पायर्स की पॉलिटिक्स थी, वो कॉलोनाइजेशन की पॉलिटिक्स थी, वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की पॉलिटिक्स थी। और वर्ल्ड वॉर टू के अख्ताम पे तमाम जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो तमाम का खात्मा हो चुका था और तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लाइक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स शुरू हो गई थी। और एक एक करके इन तमाम ममालिक ने अपनी आज़ादी की जदोजहद, बहुत तवील बाज़ ममालिक में जदोजहद चलती रही और उनके नतीजे में उनको उनकी आज़ादियाँ मिली। और ये जो नए ममालिक क्रिएट हुए, ये नेशन स्टेट्स थे। और आप देख रहे हो कि एम्पायर्स की जो सियासत है वो ख़त्म हो गई और अब एक नई सियासत जो नेशन स्टेट्स की सियासत थी वो शुरू हो गई। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की भी तश्कील हुई और वो एक बहुत बड़ा यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गया, जिसमें के तमाम ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो इकट्ठे होकर बैठते थे। पहली दफ़ा दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें तमाम ममालिक के नुमाइंदे जो है वो आकर के बैठे और उनको ये मौका मिले कि वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को से एजुकेट हों, अपने आप को एजुकेट करें और एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो है रहने का उनको मौका मिले। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुई तो एक और फिनोमेना भी उसी के साथ जो है उसने जन्म लिया और वो था कोल्ड वॉर का फिनोमेना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का जो अंजाम हुआ, नतीजा हुआ, उसके नतीजे में दो सुपर पावर्स बन करके उभरी। एक तो रशिया जो कि यूएसएसआर बन चुका था और जिसका बहुत बड़ा लैंड मास था और बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ, एग्रीकल्चरल वेल्थ, ऑयल गैस वगैरह, मतलब हर लिहाज से वो बहुत ही बड़ा एक पावर हाउस बनकर के सामने आया। और दूसरी तरफ यूएसए यानी अमेरिका जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर के सामने आया। और इन दोनों की जो दो पोल्स ऑफ पावर जो बन गए उनके बीच में एक पावर की टसल शुरू हो गई। और उस टसल की वजह से दुनिया के जितने भी ये नेशन स्टेट्स बनते चले जा रहे थे, इनको मजबूर किया जाता रहा कि या तो वो कम्युनिस्ट कैंप में चले जाएं या फिर वो कैपिटलिस्ट कैंप में चले जाएं। और जब वो किसी न किसी कैंप में उनको फिट होना पड़ता था तो फिर जितनी भी उस दौर में जंगें हुई, बहुत बहुत सारे बेशुमार कॉन्फ्लिक्ट्स उस दौर में अराइज हुए, लेकिन उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएसए और यूएसएसआर कभी भी एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट वॉर नहीं करते थे, बल्कि उन ममालिक में अपनी एज अ प्रॉक्सी वॉर वो शामिल होते थे और उनको मिलिट्री एड, वेपन्स, ट्रेनिंग और उनके लिए जो एस्पेनाज वगैरह करना और इस तरह से उनको की मदद करते थे, ताकि वो किसी न किसी तरह से अपने जो साथी है या अपना जो एलाइड जो फैक्टर है, एलिमेंट्स हैं, उनको कामयाब करें उन वॉर्स के अंदर। सो ऐसा चलता रहा। तो ये एक कोल्ड वॉर उस वक़्त ख़त्म हुई जबकि अफ़गानिस्तान में रशिया जो है वो अपनी एक तवील जो वॉर है उसको वो हार गया। और उस वॉर के हारने की वज़ह से रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया और यूएसएसआर के अंदर बल्कि, और यूएसएसआर को टूटना पड़ा। उनको अपने तमाम जो सैटेलाइट स्टेट्स जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन सबको आज़ाद करना पड़ा। और रशिया जो है वो एक सुपर पावर से एक नॉन सुपर पावर बन करके यानी वो डाउनग्रेड हो गया। और ये जो 1989 में
جب برلن وال گری ہے، اس وقت جو ہے یو ایس نے یہ کلیم کیا کہ وہ ہی دنیا کا جو ہے وہ اب سول سپر پاور ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جارج بش جو سینئر تھے اس وقت، 1991 میں ان کی مشہور اسپیچ جس کی میں آپ کو یہ پکچر بھی دکھا رہی ہوں، اس میں انہوں نے یہ بولا کہ اب دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو گیا ہے، اور وہ ایک ایسا ورلڈ آرڈر ہوگا جس میں جو رول آف لا ہوگا، مطلب رول آف لا سے مراد ان کی یہ تھی، اگر آپ ڈیپلی اس کو سمجھیں کہ یو ایس کی جو مرضی ہوگی، جو یو ایس کا جہاں پہ انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے، یو ایس اور اس کے الائز کے جو فائدے ہوں گے، وہ ہی رول آف لا ہوگا۔ اور بظاہر لیکن اس نے کہا کہ رول آف لا ہم پوری دنیا میں ایک لاگو کریں گے، اور اس نے یہ بولا کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم اتنا پاورفل کریں گے کہ وہ دنیا بھر میں ایز اے پیس کیپر جو ہے وہ کام کرے، اور جتنے بھی کانفلکٹ آج کے بعد ہوں گے ان کو یو این جو ہے وہ بیٹھ کر کے ریزالو کرے۔ لیکن وقت نے کیا ثابت کیا؟ وہ یہی ثابت کیا کہ جو رول آف لا ہے وہ ایکچولی رول آف کوئرژن ہے، رول آف انٹیمیڈیشن ہے، بیکاز تمام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں، جن میں یو این ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، اور اس طرح کی دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اوپر یو ایس اور اس کے جو دوست ممالک ہیں، فرانس ہو گیا، برٹن، جرمنی، ان ایلائز کا بہت زیادہ ہولڈ تھا اور ڈومیننس تھی، اور اس کی وجہ سے وہ تمام جو پرو کیپٹلسٹ کنٹریز، پرو جو رشین کنٹریز یا پرو چائنا کنٹریز، جو اس طرح کی جو جن کو وہ پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو وہ دباتے تھے اور ان کا وہ نقصان کرتے تھے، اور سارا فائدہ وہ اپنے ویسٹرن ممالک کا ہی کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ جسٹس پر مبنی نہیں تھا، اور جب بھی ایک دنیا میں آپ ایک انجسٹ سسٹم کو لاگو کرتے ہو تو ظاہر ہے اور لوگ بھی پھر لرن کرتے ہیں، ایوالو ہوتے ہیں، کنٹریز جو ہیں وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتی ہیں اور ایک ماڈیفائی کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو پھر اور یہی ہوا کہ کیونکہ یو این ایک پلیٹ فارم تو تھا جس میں یہ تمام ممالک کے نمائندے آ کر کے بیٹھتے تھے اور تمام چیزوں کو جج کرتے تھے، اور ان کی نالج جو بینک تھا اور جو پالیسی میکنگ تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی چلی گئی، اور اسی وجہ سے لائک جو تمام ممالک جو سمجھتے تھے کہ یو ایس کی جو ڈومیننس ہے وہ ہمارا فائدے کے بجائے نقصان کر رہی ہے، وہ یو ایس سے اگینسٹ اپنی پالیسیز بنانے شروع ہو گئے۔ سو 2008 کا جو میں نے آپ سے بتا رہی ہوں کہ جو 2008 کا گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا، وہ پوائنٹ آف ٹائم تھا ہسٹری میں جس میں لائک یو ایس کی جو ڈومیننس ہے اس کی ایروژن کا لائک سفر شروع ہو گیا، آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو گراف بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک بہت طویل گراف ہے، 150 ایئرز آف گلوبل اکنامک ریسیشنز۔ اس گراف میں آپ دیکھ رہے ہو کہ 2008 میں جو ریسیشن آیا اس کے بعد ورلڈ کی جو اکانومی ہے، یا پھر آپ سمجھ لو کہ ویسٹ کی جو اکانومی ہے، وہ دوبارہ سے کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایونٹس ایسے آئے، جیسے کہ کووڈ اس کے بعد آیا، جیسے کہ یورپ جو ہے وہ ایک اس کے اندر ڈیبٹ کرائسس چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ کہ یو ایس کا اپنی جو ڈیبٹ ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ ہو گئی۔ میں آپ کو گراف دکھا رہی ہوں، ایک یہ یورپ کے جو ڈیبٹ کا بہت یعنی ان کا کرائسس چلتا رہا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ ایک اور چارٹ دکھا رہی ہوں جس میں یو ایس جو ہے اس کی ڈیبٹ جو ہے، اس کا جو قرض ہے اس کے اوپر، وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا قرض جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا ہوتا چلا گیا۔ سو یہ سارا جو 2008 میں ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا، ایک تو یہ طویل بھی بہت ہوا کیونکہ اس کے اثرات آج تک بھی چل رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی، گروتھ اور جی ڈی پی لیولز نیچے سے نیچے چلے آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی اس جو گلوبل ریسیشن میں سے یہ ممالک نکل سکیں گے، بلکہ یوکرین کی وار کے بعد دوبارہ سے اس فائنینشیل کرائسس کو ایک اور ہٹ ملی، اور مزید اکانومیز جو ہے وہ ڈاؤن گئی۔ اس کے بعد ٹریڈ وار جو ٹرمپ نے شروع کر دی چائنا کے خلاف، اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ مزید نیچے چلی گئی، اور انفلیشن
तमाम ही दुनिया के ममालिक में बढ़ती से बढ़ती चली गई। सो ये तमाम जो वाक़यात होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से रिसेशन ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी ये रिसेशन जो है ये और डीप होने को जा रहा है, और मज़ीद हालात जो है ग्लोबल इकोनॉमी के वो ख़राब से ख़राब होते चले जाएँगे। तो क्योंकि यूएस और उसके जो एलाइज़ हैं, ना वो अपनी इकोनॉमीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, और वो जो दुनिया के एक ठेकेदार बने हुए थे कि हम चलाएँगे इस दुनिया के मामलात को, तो वो पूरी दुनिया में ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उनकी जो पावर है या उनकी जो डोमिनेंस है वो कम से कम होती चली जा रही है। और इवन मैं आपको बताऊँ कि 2001 में 9/11 के वाक़ये के बाद, जो कि यूएस ने अफ़गानिस्तान में यानी कब्ज़ा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और 20 साल वो उधर बैठे रहे, वो जंग भी वो नहीं जीत सके। इराक में उन्होंने ऑक्यूपेशन की 2003 में, वो जंग भी वो नहीं जीत सके। उसके बाद पूरे अरब स्प्रिंग का सिलसिला चला, जिसमें लीबिया को तबाह किया गया, सीरिया को तबाह किया गया, यमन में एक बहुत तवील वॉर चली, और भी तमाम जो मिडल ईस्ट और मीना के कंट्रीज़ हैं वो डिस्टेबलाइज़ रहे। लेकिन उसके इख्तिताम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी मुल्क को यूएस जो है वो अपने फ़ायदे के लिए या अपनी कैंप में ला करके खड़ा कर सका हो, या उनको बेहतरी की तरफ ला सका हो। और दुनिया के तमाम ममालिक को यही एक लेसन और मैसेज बार बार मिलता रहा कि यूएस के साथ पंगा करना भी ख़राब, और यूएस के साथ दोस्ती करना भी ख़तरे से खाली नहीं है। और यूएस जो है वो किसी भी मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, बल्कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो वो काम जो है वो यूएस कर सकता है। तो 2008 के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उनका मूड एकदम से चेंज हो रहा है। उसी के बाद आप देख रहे हो कि 2010 में ब्रिक्स की बुनियाद रखी गई, और चाइना, रशिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और इंडिया ने मिल कर के ये एक नया एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसको आज बढ़ कर के वो उसमें सऊदी अरब और इजिप्ट और 2-3 और ममालिक भी इसमें शामिल हो गए हैं। और ये लोग डेली जो है यानी इस तरह की अब बातें कर रहे हैं कि हम दुनिया की इकोनॉमी को डी-डॉलराइज़ करना चाहते हैं, हम दुनिया की इकोनॉमी को यूएस डोमिनेंस से हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बिकॉज़ यूएस जो है और उसके जो एलाइज़ हैं उन्होंने दुनिया की तमाम ममालिक को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज़ होती हैं, यूनिलैटरल पॉलिसीज़ होती हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो यूक्रेन की वॉर हुई है, और यूक्रेन की वॉर के बाद एक बहुत गलत स्टेप जो कि यूएस और तमाम जो यूरोप के सेंट्रल बैंक्स ने किया, वो ये कि रशिया की जितनी भी डॉलर इन्वेस्टमेंट्स थी इन ममालिक के अंदर, उन सबको इन्होंने फ्रीज़ कर दिया। और एक बहुत ही सख्त किस्म का मैसेज दुनिया की ममालिक को गया कि अगर यूएस किसी से नाराज़ हो जाएगा, या उसके दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे किसी से, तो उस सूरत में उनकी पूरी इकोनॉमी को वो डाउन कर देंगे, उनके तमाम एसेट्स को वो फ्रीज़ कर देंगे, और उनको उनके तमाम जो डॉलर एसेट्स जिनमें जिस डॉलर के ऊपर यानी एतमाद करके लोगों ने अपने तमाम एसेट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करके और यूएस के बॉन्ड्स खरीद के, यूएस की ट्रेजरीज खरीद करके रखी हुई थी, उन सबको ये मैसेज मिला कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, किसी भी वक्त भी ये हमारे तमाम एसेट्स को फ्रीज़ कर लेंगे। तो उसी के बाद ये हुआ कि चाइना ने, जापान ने, रशिया ने और भी तमाम दुनिया के ममालिक, उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए, वापस करने शुरू कर दिए, और गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। और कल ही की मैं आपको बल्कि इसी हफ्ते की मैं आपको बात बताऊं कि ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है रशिया के अंदर, वहाँ पे सर्गी लारोव ने यही, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यही मैसेज दिया कि हम जल्द से जल्द दुनिया की इकोनॉमी को डी डॉलराइज करना चाहते हैं, और हम जल्द से जल्द जो है यूएस की डोमिनेंस को और उनकी जो प्रेजेंस है उसको कम से कम करना चाहते हैं दुनिया में। क्योंकि इन्होंने, यूएस ने और इनके एलाइज ने मिलकर के दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, उसको काफ़ी ख़राब किए रखा है। सो ये है एक नया जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क जिसकी तरफ हमारी कंटेम्प्रेरी इरा जा रहा है। कोल्ड वॉर का इरा गुजरा, उसके बाद एक इरा गुजरा जिसमें यूएस एक सोल सुपर पावर था और उसकी बहुत ही भरपूर डोमिनेंस थी, जिसका फ़ायदा भी
ہم لوگوں نے بہت اٹھایا. ایک گلوبلائزیشن کا وہ ایرا چلا جو یو ایس کی سپر پاور کا جو مومنٹ تھا وہ ایک ورلڈ گلوبلائزیشن کا بھی ایرا تھا جس کا ہم سب نے بہت فائدہ اٹھایا اور ایک بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی یعنی فائدے مند ایک جو ہے چین آف لائک اکنامک ویب بن گئی ملکوں کے بیچ میں جس میں سب کو فائدہ ہوا. لیکن اب جو 2008 کے بعد ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور ایک نیا موڈ دکھائی دے رہا ہے دنیا کے ممالک میں جس میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یو ایس کے بغیر اور یو ایس ڈالر کے بغیر جو ہے زیادہ بہتر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں. تو لیٹ سی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہمارا جیو پولیٹیکل فریم ورک ہمارے سامنے آتا ہے. تھینک یو.